हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, उनके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज उसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, आगे अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे, आगे हम टॉपिक लेके चलेंगे। तो फटाफट लेट ना करते हुए सभी बच्चे जुड़ जाएं और सभी बच्चे अपने मित्रों तक ये लिंक शेयर कर दें कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले और बच्चे पढ़ के उसका आनंद उठा पाए। ठीक है, तो लेट ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चों से अनुरोध है, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि सभी लोग फटाफट अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिए। जो आवेश था, हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग। मैं फिर बता रहा हूँ सभी बच्चों को कि पेन और कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक है ना, नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी बेटा, आपका हर चीज़ का नोट्स बनवाया जाएगा। तो सभी बच्चे पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। ठीक है, तो लगा लीजिए हेडिंग बेटा, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, कि आवेश के प्रकार, कि आवेश कितने प्रकार का होता है। अब देखो ध्यान से भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब ये धनात्मक ऋणात्मक आवेश पता कैसे चला, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या किया गया बेटा, एक प्रयोग किया गया। ठीक है ना, क्या किया गया, एक प्रयोग किया गया। तो प्रयोग कैसे किया गया, बहुत ध्यान से सुनना जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, एक बेटा कांच की छड़ ली गई। क्या ले गई, कांच की छड़। ये कांच की छड़ है। कांच की छड़ को बेटा किसी धागे से बांध के लटका दिया गया। ठीक है, कांच की छड़ को किसी धागे से बांध के लटका दिया गया। ये हमारी है कांच की छड़। कांच की छड़। ठीक है, अब इस कांच की छड़ को क्या किया गया बेटा, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। ठीक है ना, कांच की छड़ लिया, उसको धागे से बांध के क्या किया, ये हमारा धागा है, धागा है। ठीक है बेटा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, रेशम की कपड़े से रगड़कर कांच की छड़ को क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। तो जब रेशम के कपड़े से रगड़ के क्या किया गया बेटा, लटका दिया गया, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये जो छड़ है बेटा, ये हो गई धनावेशित। ठीक है ना, क्या हो गई, धनावेशित। अब किसी वस्तु पे धनावेश कब आता है, ऋणावेश कब आता है, अभी मैं सब बताऊंगा। फिर क्या किया गया बेटा, फिर एक दूसरी छड़ ली गई। एक दूसरी छड़ ली गई, कांच की ही छड़ थी बेटा, उसको भी क्या किया गया, जैसे इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था, इस छड़ को भी क्या किया गया, रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। ठीक है ना, तो जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया, इसका मतलब इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, धनावेश आएगा। ठीक है ना, अब हुआ क्या, जब इस छड़ को इस छड़ के पास लाया गया, तो क्या देखा गया कि ये दोनों छड़ एक दूसरे को बेटा क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। इनके बीच ऐसा फोर्स काम कर रहा था। ठीक है ना, इनके बीच कैसा फोर्स काम कर रहा था, इस तरह का, कि ये जो छड़ थे एक दूसरे को क्या कर रहे थे बेटा, रिपल कर रहे थे। ठीक है ना, उसके बाद फिर ये पहले स्टेप में हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया गया, दूसरे स्टेप में बेटा एक एबोनाइट की छड़ ली गई। अब ध्यान से सुनना, एक एबोनाइट की छड़ ली गई, उसको भी धागे से बांध दिया गया ऐसे। यहाँ ये एबोनाइट की छड़ है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, धागा है। ये किसकी छड़ है बेटा, एबोनाइट की। एबोनाइट
एबोनाइट की छड़। इसको क्या किया गया बेटा, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया, इसको रगड़ा गया था रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, लेकिन इसको किससे रगड़ा जा रहा है, बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से जब क्या किया गया बेटा, रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद क्या देखा गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है, फिर वही कंडीशन, वही चीज़ फिर क्या गया, एक एबोनाइट की छड़ और लिया गया, उसको भी क्या किया गया बेटा, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस। तो माइनस आएगा, फिर इस एबोनाइट की छड़ को इस एबोनाइट की छड़ के पास ले जाया गया, तो फिर ये भी देखा गया कि ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, रिपल कर रहे थे। फिर तीसरे स्टेप में क्या देखा गया कि तीसरे स्टेप में बेटा ये हमारी थी बेटा एबोनाइट की छड़ हो गई मान लेते हैं, और ये क्या था बेटा, हमारा कांच की छड़ थी। ठीक है, ये कांच की छड़ है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था बेटा, धनावेश था। ये एबोनाइट की छड़ थी, इस पर कौन सा आवेश था, ऋणावेश था। तो जब तीसरे स्टेप में क्या किया गया था कि जब एबोनाइट की छड़ को, ये हमारा कौन सा छड़ है बेटा, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़, ये पदार्थ होते हैं एबोनाइट की छड़, और ये क्या होता है बेटा, कांच की छड़। एबोनाइट का मतलब प्लास्टिक पदार्थ ही होता है, जैसे प्लास्टिक होता है बेटा उसी तरह का होता है पदार्थ, कांच की छड़। ठीक है ना, तो एबोनाइट की छड़ को जब कांच की छड़ के पास लाया गया, भाई इसको हमने किससे रगड़ा था, बिल्ली की खाल से, इसको किससे रगड़ा था बेटा, रेशम के कपड़े से। तो अब तीसरे स्टेप में जब इन दोनों के पास लाया गया, तो इनके बीच होने लगा बेटा अट्रैक्शन। क्या होने लगा, अट्रैक्शन। ये जो फोर्स यहाँ पर रिपल कर रहा था एक दूसरे को, यहाँ पे ये पहला फिगर था, ये दूसरा फिगर था, ये तीसरा फिगर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो रिपल हो रहा था यहाँ दोनों पदार्थों के बीच, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये देखा गया कि अलग अलग जो पदार्थ है बेटा, उन पे अलग अलग क्या होता था, देखो ध्यान से। जैसे अभी यहाँ पे थे एबोनाइट की छड़ है, यहाँ पे क्या है, कांच की छड़ है, तो यहाँ पे दो प्रकार के आवेश हैं। यहाँ पे बेटा एबोनाइट की ही दोनों छड़ हैं, तो इन पे एक प्रकार का आवेश है। यहाँ भी कांच की छड़ है, तो इन पे भी क्या है, एक ही प्रकार का आवेश है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब एक जैसे आवेश होते हैं तो उनके बीच कौन सा बल काम करता है, रिपल्सन काम करता है। यहाँ भी देख लें तो यहाँ भी रिपल्सन काम कर रहा है। लेकिन अगर अलग अलग पदार्थ की छड़ हैं, अगर मैं क्या करूँ, किसी भी छड़ को रगड़ के बेटा बिल्ली की खाल से, एक को रेशम के कपड़े से रगड़ के एक दूसरे के पास लाएं, तो उनके बीच कौन सा बल काम करता है बेटा, आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। ठीक है बेटा, कौन सा बल काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है ना। और दूसरा बेटा कि अगर दो छड़ को क्या किया जाए, रगड़ के बेटा रेशम के कपड़े से रगड़ के दोनों छड़ों को पास यहाँ पे ला रहे थे, यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा था, रिपल्सन फोर्स। ठीक है ना बेटा, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा था। तो इस आधार पर प्रतिकर्षण बल, इस आधार पर ये देखा गया कि किसी भी, ठीक है ना, आवेश के कितने, आवेश के दो नेचर हो गए बेटा। ठीक है ना, तो आवेश दो प्रकार के हो गए। इससे स्पष्ट हो गया कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते ही होते हैं। ठीक है ना बेटा, किसके आधार पे, कि एक दूसरे के बीच अगर समान आवेश है बेटा, अगर एक जैसा पदार्थ है तो उनके बीच कौन सा बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण। अलग अलग पदार्थ है तो उनके बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस आधार पर देखा गया कि भैया कि जो आवेश होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बेटा धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार में बेटा दो प्रकार का आवेश बताया, एक होता है बेटा धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है ना भैया, धनात्मक आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है ना, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे कि भाई जब इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो इसके ऊपर धन क्यों आया और धन आता कैसे है
और रेशम के कपड़े पे क्या आया होगा, ऋण आया होगा, ऋणावेश आया होगा, जैसी सी बात है। फिर रेशम को कपड़ों को क्या किया गया बेटा, इस कांच की छड़ से रगड़ा गया, जिसके ऊपर भी धन आया, तो रेशम अगले वाला जो रेशम कपड़ा होगा बेटा उस पर क्या आया होगा, ऋण आया होगा। तो ये ऋणावेश धनावेश क्यों आता है, तो आपको अब ये डिस्कस करेंगे आवेश के प्रकार में कि किसी वस्तु में धनावेश कब आता है और किसी वस्तु में ऋणावेश कब आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमको जरूर पता चल गई होगी इस प्रयोग से कि ये जो प्रयोग किया गया था इसके ही आधार पर आवेश को कितने भागों में बांटा गया था, 2। ठीक है ना, कैसे बांटा गया था, क्योंकि बेटा इनके बीच अट्रैक्शन भी होता है और इनके बीच रिपल्सन होता है। एक जैसे पदार्थ होते हैं, तो मैंने अभी बताया ना, तो एक जैसे पदार्थ पर एक जैसे आवेश उत्पन्न हो रहे थे। भाई कांच की छड़ थी, यहाँ पे कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास लाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। और एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लाएंगे तो उनके बीच भी क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण आवेश काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। और एबोनाइट की छड़ को जब कांच की छड़ के पास लाया जा रहा है तो क्या देखा जा रहा है, वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। इसी आधार पर बेटा आवेश को 2 भागों में बांट दिया गया। अब हम पढ़ेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, भाई मैं सीधा यहीं से बता सकता था कि आवेश, धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है। ये चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखो बेटा, हमारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से सुनना, भाई आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब ये होता है उसका नेट आवेश शून्य होता है, ना कि आवेश। भाई जब किसी वस्तु का नेट आवेश 0 होता तो उसको हम बोलते हैं ये क्या है, उदासीन वस्तु है। या कोई तत्व है बेटा, उसका नेट आवेश 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीन तत्व बोलेंगे। ठीक है ना, उदासीन होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्लस हैं उतने नंबर ऑफ माइनस हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ बेटा ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक है ना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, 2, 8 और 1, कितना होगा, 2, 8, 1 होगा। इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, उतना ही इसके अंदर क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन भी होंगे। तो ये बेटा क्या हो गया, उदासीन हो गया स्टार्टिंग में। जैसे मैं सोडियम की यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है। इसका नेट आवेश क्या है, 0 है, तो ये क्या है, उदासीन है। उदासीन क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्लस हैं इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं। तो -11 + 11 को जोड़ोगे तो नेट आवेश क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास इसका लिखा मैंने 2, 8, 1। इसके लास्ट ऑर्बिट में, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है। इसको अपना अष्टक पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 चाहिए। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे, किस इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको बहुत ही कठिनाई होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देता है, त्याग कर देता है। तो अब ध्यान से सुनना कि भाई अब सोडियम ने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो अब ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो देने के बाद हुआ क्या बेटा कि अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 11 से कितनी हो गई, 10 हो गई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। लेकिन अभी भी सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। तो अब अगर देखें बेटा कि प्लस ज़्यादा है या माइनस, तो आपको दिख रहा है कि प्लस की संख्या ज़्यादा है और माइनस की संख्या कम है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती और वही इस पे क्या होता है, आवेश आता। तो प्लस ज़्यादा है तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं धनात्मक आवेश में कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन की क्या हुई बेटा, इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की हुई कमी होने के कारण प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, धन आवेश। इसी को बोलते क्या है, धनात्मक आवेश। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो उस पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। समझ में आया ना भाई, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे इसके पहले प्रयोग बताया था कि भाई कांच की छड़ लिया था, कांच की छड़ लिया था और एक रेशम का कपड़ा था, रेशम का कपड़ा था।
तो रेशम के कपड़े को जब कांच के छड़ से रगड़ा गया तो हमने क्या देखा था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, प्लस आया था। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया था, माइनस आया हुआ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्लस आने का मतलब ये है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ गए होंगे, रेशम के कपड़े में गए होंगे। अभी ध्यान से सुनो, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान से सुनो, इतना चीज़ समझ में आएगा। और इसको अभी समझाते हैं, देखो कैसे, ध्यान से सुनो। ये तो आपको समझ में आ गया धनात्मक आवेश क्या होता है। ऋणात्मक आवेश कैसे होगा, क्या होगा ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो उस पर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, ऋण आवेश आ जाता है। कैसे आता है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बेटा तो 2, 8 और 7 होगा। तो वही चीज़ बेटा कि ये स्टार्टिंग में क्या था, उदासीन था। उदासीन होने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे, होंगे ना भाई। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17, 7 है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 7 इलेक्ट्रॉन दान कर दे। तो आसान ये होगा बेटा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, ले लेता है। तो जब क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, तो आपको पता है क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 17 थी, अब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब कितनी हो गई, 18। और अभी भी प्रोटॉन कितने हैं, 17। तो आपको दिख रहा है बेटा किसकी संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस, तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। और इसी माइनस आवेश को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि, यहाँ पे कमी नहीं हुई, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ज़्यादा हुआ है। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की होती है वृद्धि, तो होता क्या है, उस वस्तु पे आता है ऋण आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश। और ऋण आवेश कब आता है, क्यों आता है, क्योंकि अब भाई जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। अब भाई 18 -18 को +17 में जोड़ोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। तो -1 आवेश, यहाँ पे 1 ऋण आवेश आ गया, ठीक है ना बेटा। और अगर यहाँ पे -19 होती है, 17 होता बेटा, तो -19 में +17 घटाते तो -2, तो यहाँ पे -2 ऋण आवेश आता, माइनस माइनस, ठीक है ना बेटा। तो कहने का मतलब ये आएगा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है। धनावेश इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है यहाँ पे। और जब ऋण आवेश कब आएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया कि धनावेश किसी वस्तु पे कब आता है, ऋण आवेश किसी वस्तु पे कब आता है। समझ में आया ना बेटा कि धनावेश आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेश आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब यहाँ पे वो चीज़ जो मैं समझा रहा था वो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना। क्या समझ में आएगा, ध्यान से सुनिए भाई। अभी मैंने बता रहा था कि रेशम का कपड़ा था और कांच की छड़ को हमने आपस में रगड़ा था। कांच की छड़ था, ये कांच की छड़ है और ये रेशम का कपड़ा है, ये पदार्थ है रेशम का कपड़ा, ठीक है। इन दोनों को हमने आपस में क्या किया गया था बेटा, रगड़ा था, ठीक है ना। अब रगड़ने पे हुआ क्या होगा, अभी मैं घर्षण द्वारा आवेशन बताऊंगा। किसी वस्तु को रगड़ के क्या करो, उसको आवेशित कर दे, उसके ऊपर धन आवेश ऋण आवेश ला दे, वो घर्षण द्वारा आवेशन होता, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो रगड़ने पे क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या रहे होंगे, ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा क्या है, उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उदासीन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा बराबर थी, इसलिए ये उदासीन थे बेटा, ठीक है ना। लेकिन अब इनको आपस में क्या किया गया, रगड़ने के पहले की बात है ये। जब रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद क्या देखा गया, ये जो कांच की छड़ थी ये क्या हो गई, धनावेशित हो गई। इसके ऊपर धनावेश आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ये कई बार मैंने प्लस प्लस लिखा है, कई बार माइनस माइनस लिखा है। तो क्या होता है बेटा, जब अभी मैं आपको सतत आवेश वितरण पढ़ाऊंगा कि जब किसी वस्तु पे आवेश आता ना, तो आवेश एक समान रूप से वस्तु की समान रूप से पृष्ठ पर वितरित होता है, यही कहलाता है बेटा सतत आवेश वितरण। आवेशों का किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होना क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वस्तु पे कौन सा चार्ज आया, धन आवेश, इस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस। तो माइनस प्लस क्यों आया होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की हुई होगी कमी, इसमें इलेक्ट्रॉन की हुई होगी वृद्धि। समझ में आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, अगर इस कांच की छड़ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 क्या थे, प्रोटॉन थे। इसके अंदर बेटा मान लेते 11 इलेक्ट्रॉन थे
और 11 क्या थे बेटा, प्रोटॉन थे। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा गया तो रगड़ने पे हुआ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकला होगा कहाँ चला गया होगा बेटा, रेशम के कपड़े में चला गया। तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या हो गई बेटा, 9 हो गई, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10 हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 11 था बेटा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हो गई होगी 12, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 11। तो अब देख रहे हैं बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए इसके ऊपर धन आवेश आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई, यहाँ पे 11 है प्रोटॉन बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इसलिए इस पे क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी वस्तु पे धन आवेश कब आता है और ऋण आवेश कब आता है। तो आवेश के प्रकार आप सबको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। फिर से मैं एक बार रिवीजन कराना चाहूँगा कि जो आवेश का प्रकार था बेटा, ये किसने बात बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक आवेश क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो उस पर धन आवेश आ जाता है, जिसे धनात्मक आवेश कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो उस पर आता है बेटा ऋण आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब आता कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट क्या आपने याद क्या रखना है, ध्यान से सुनना। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में जा रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहा है। तो बेटा ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का कण होता है, प्रोटॉन जो होता है वो भारी कण होता है। 1837 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में प्रोटॉन। अब जो भारी कण होता है वो थोड़ी मूव करता है, ठीक है ना, ये मैं बताऊंगा बेटा, अभी आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत पढ़ाऊंगा या नोट पॉइंट लेके पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, चलो मैं नोट पॉइंट लेके पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गया बेटा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे बेटा अगर एक वर्ड निकल के आता है यहाँ पे कि सजाती आवेश, सजाती आवेश, या इसी को बोलते हैं बेटा समान आवेश, सजाती आवेश या समान आवेश, लाइक चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं बेटा लाइक चार्ज, ठीक है ना। और एक होता हमारा बेटा विजातीय आवेश, विजातीय आवेश या विपरीत आवेश, विजातीय आवेश या विपरीत आवेश, ठीक है मेरे भाई। इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है ना। अब लाइक चार्ज मैंने क्या बताया कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश का मतलब अगर कहीं प्लस प्लस लिखा है तो एक जैसे आवेश है, इनको क्या कहेंगे भैया, सजातीय या समान आवेश कहेंगे। अगर कहीं बेटा माइनस माइनस भी लिखा है तो एक जैसे आवेश है, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, सजातीय आवेश। तो एक जैसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। लेकिन अगर बेटा एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, विजातीय या विपरीत आवेश। अभी हमें बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको बताना ये चाह रहा हूँ बेटा कि जब भी कहीं सजातीय आवेश मिल जाए, चाहे वो प्लस प्लस है चाहे वो माइनस माइनस है, तो दो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा कौन सा बल काम करता है बेटा, ये आपने याद रखना है, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल काम करता है, मतलब रिपल्सन फोर्स काम करता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है, ठीक है ना। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है या रिपल्सन फोर्स काम करता है, और दो विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल बेटा, आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, ठीक है ना। दो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और दो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों कांच की छड़ थी, दोनों पे कौन सा चार्ज आया था, प्लस चार्ज आया था, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे। दोनों एबेनाइट की छड़ थी, उन पे क्या आया था, माइनस चार्ज आया था, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, क्योंकि सजातीय आवेश थे, तो सजातीय आवेश का नेचर क्या होता है, रिपल्सन का होता है, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्ट करते हैं। तो एबोनाइट और कांच की छड़ के बीच क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, और एबोनाइट के छड़ के बीच रिपल्सन, और कांच की जो ग्लास थी, कांच की जो छड़ थी, ठीक है ना बेटा, कांच की छड़ के बीच क्या हो रहा था, रिपल्सन हो रहा था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, सजातीय आवेश भी क्या होता है और विजातीय आवेश क्या होता है, और उनके बीच क्या क्या काम करता है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या आपको ध्यान से सुनना है भाई, मैंने अभी बताया, एक चीज़ याद रखना कि भाई ये
नाम आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है भाई, जिसमें हम रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। मतलब रुका हुआ स्थिर आवेशों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखना, जब आवेश हमारा क्या होगा बेटा, आवेश रेस्ट में होगा, ठीक है ना, मतलब रुका हुआ होगा। अगर आवेश कह दिया जाए बेटा, एक नंबर का कभी भी पूछ लिया जाता है, रुका हुआ है, जब आवेश हमारा रुका हुआ है तो केवल एक क्षेत्र वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम होता है विद्युत क्षेत्र। क्या मैंने बताया बेटा कि जब आवेश हमारा जो होता है वो केवल रेस्ट अवस्था में होता है, चल नहीं रहा होता है, गति नहीं कर रहा होता, तो केवल एक क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं बताऊंगा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, अगर आवेश हमारा क्या है बेटा, मूविंग स्टेट में है, मतलब गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ बेटा दूसरा जो क्षेत्र होगा बेटा वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, वो रिलीज करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना बेटा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर आवेश गति कर रहा है तो दो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और अगर रुका हुआ है तो क्या करता है, केवल एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैंने अभी बताया था कि भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर भाई इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण क्यों हो रहा था, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जा रहा था, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही थी। कभी आपने ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन की कमी हो, प्रोटॉन की वृद्धि होती। तो मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो होता है बेटा ये कैसा कण होता है, भारी कण होता है, भारी कण होता है। और ये क्या होता है, हल्की कण, हल्का कण होता है, ठीक है ना बेटा। तो अब ये कितना भारी होता है, तो आप हमेशा याद रखना कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेट, द्रव्यमान कितना है 1 kg, तो बेटा प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा 1837 kg या 1840 kg। अब देख रहे हैं बेटा कितना गुना भारी होता है, 1837 से 1840 गुना। तो ये भारी कण नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है, इतना गुना है। अब जब कोई जो चीज़ भारी होती है वो गति थोड़ी करती है, जो हल्के कण होते हैं वही तो गति करते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, ये नहीं कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की कमी हो रही है या प्रोटॉन की वृद्धि हो रही है। हमेशा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का कण होता है, कितना हल्का होता है ये आपको पता है। अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना भारी होता है प्रोटॉन बेटा इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो 1837 से 1840 गुना भारी कण होता है प्रोटॉन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आवेश का प्रकार था। आप सबको समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है, वो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आवेश के प्रकार मैंने बताए हैं और उसके बाद मैंने क्या बताया है, कुछ नोट पॉइंट बता दिया। ये चीज़ें क्यों बताया, क्योंकि अब जब एग्ज़ाम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आसानी, आपको आसान रहेगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो एक एक लाइन का है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक वैसे मैं एक पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, लास्ट चैप्टर है बेटा फिजिक्स का, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा। तो बेटा क्या होते हैं पदार्थ में, सबसे पहला हम पढ़ेंगे बेटा चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो चालक, कंडक्टर, चालक को बेटा सुचालक भी कहते हैं, ठीक है। और अगला होता है कुचालक। कुचालक या इसका नाम होता है अचालक, या इसी को बोलते हैं बेटा विद्युत रोधी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं बेटा, इंसुलेटर। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है अर्धचालक। अर्धचालक चैप्टर ही बेटा लास्ट फिजिक्स के लास्ट चैप्टर को हम अर्धचालक के ही नाम से देखेंगे, वहाँ अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ डिटेल्स हमें इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन डिफिनीशन बता देंगे आपको, ठीक है। तो चालक क्या होता है बेटा कि ऐसा पदार्थ जिसमें, ऐसा
पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, लिखना बेटा सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? चालक पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक। एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो क्या हो जाएगा बेटा? चांदी, सोना, लोहा, ह्यूमन भी आ जाएंगे बेटा, एनिमल भी आ जाएंगे, ये सब क्या है? चालक ही हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? चालक ही हैं, ठीक है ना। तो इनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो क्या होता है? चांदी होता है, ठीक है ना। तो चालक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। कुचालक का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो बेटा क्या क्या हो सकता है? प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? हीरा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? शुद्ध जल, हाँ शुद्ध जल, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब है बेटा कुचालक है, ठीक है ना। और तीसरा बेटा अर्धचालक क्या होता है? जो चालक और कुचालक की बीच की स्थिति होती है। मतलब बीच की स्थिति कहने का क्या मतलब है बेटा? मतलब ना तो वो पूर्ण रूप से चालक है, ना ही पूर्ण रूप से कुचालक है। मतलब उसके अंदर धारा का प्रवाह होता भी है और ना के बराबर भी होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे ढंग से नहीं होगा, आसानी से मैंने बोला वो कहलाएगा चालक, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता वो क्या गलत है? कुचालक। लेकिन मैंने क्या बताया? अर्धचालक क्या होता है? ये चालक और कुचालक के बीच की स्थिति होती है। मतलब ना तो पूर्ण रूप से चालक है, ना ही पूर्ण रूप से कुचालक, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। मतलब होता तो है ही है भाई, जब इसको हम बीच की स्थिति कह रहे हैं तो क्या होगा? धारा का प्रवाह होता है, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से नहीं होता, इसलिए इसको चालक की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? अर्ध का मतलब होता आधा, ठीक है ना, या आधा चालक होता है। तो आधा चालक हुआ तो आधा क्या होगा? कुचालक होगा, ठीक है ना। तो ऐसा पदार्थ जो चालक और कुचालक की बीच की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स का लास्ट वाला। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे? अर्धचालक, ठीक है ना। डिटेल से अध्ययन करेंगे हम, जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है अर्धचालक युक्तियाँ, उसमें हम पढ़ेंगे अर्धचालक के ही बारे में, ठीक है। तो ये आपको आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा, चालक अचालक और कुचालक, चालक कुचालक और अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे लिख लिए होंगे परिभाषा इसकी। और अब हम डिस्कस करते हैं बेटा क्या? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र डिस्कस करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से टॉपिक अब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत ध्यान से सुना। मैंने अभी बता दिया कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण। समान कैसे होंगे बेटा? अगर प्लस प्लस है तो समान आवेश है, माइनस माइनस है तो समान आवेश है, और प्लस माइनस है तो विपरीत आवेश, ठीक है ना बेटा, या विजातीय आवेश कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने मान लिया बेटा एक आवेश है, एक प्लस Q1 आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है, क्योंकि प्लस लगा है। ये Q1 आवेश है, लेकिन कैसा आवेश है? धनात्मक। इसका अपना एक एरिया है, ये एक क्षेत्र है, इसका एक क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई रहेगा तो उसके ऊपर वो क्या कर सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है, ठीक है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। आकर्षण कब लगाएगा? अगर माइनस कोई दूसरा आवेश हो वो माइनस में है, ठीक है ना। प्रतिकर्षण कब लगाएगा? अगर दूसरा आवेश प्लस में है। तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे एक आवेश है जिसका नाम क्या है? प्लस Q2, ठीक है ना। तो ये इस आवेश का एक क्षेत्र है। इसके क्षेत्र के बाहर क्या है बेटा? एक दूसरा आवेश है प्लस Q2,
कैसा आवेश है, वो भी क्या है, प्लस आवेश है, ये भी क्या है, प्लस आवेश। क्या इनके बीच बल कार्य करेगा? अब आपको पता है किसी का अपना एक क्षेत्र होता है जहाँ तक क्या होता है, वो बल लगा सकता है, ठीक है ना। तो अब ये जो आवेश है Q1 वो Q2 आवेश पे बल तो लगाएगा, लेकिन अगर ये आवेश यहाँ होता तब इसके क्षेत्र में होता, इतना ही इसका क्षेत्र मैंने ड्रॉ किया है कि ये जो आवेश है इसके क्षेत्र के अंदर ही कोई आवेश रहेगा तो उस पर ही बल लगा सकता है, उसके बाहर कोई क्षेत्र के बाहर है तो उस पर बल नहीं लगाएगा। तो अब ये करेगा क्या बेटा, ये आवेश धीरे 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 क्या होगा, यहाँ पे आ गया, मतलब इसके क्षेत्र में क्या हो गया, इंटर कर गया। अब आ गया तो अब ये आवेश क्या करेगा बेटा, इस पे क्या करेगा, बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा बेटा, वो बल लगाएगा बेटा प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगाएगा मेरे लाल, प्रतिकर्षण। क्यों लगाएगा प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक। और अभी मैंने बताया बेटा कि भैया दो सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण। अगर इसी के स्थान पे बेटा अगर -Q2 होता, ये धीरे 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 यहाँ पे आता, तो यहाँ पे बेटा इन दोनों के बीच कौन सा बल हो जाता, फिर आकर्षण। क्यों, क्योंकि ये विपरीत आवेश हो गए ना भाई, ये आकर्षण बल हो जाता। क्यों आकर्षण होता, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि भैया दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिकर्षण भी लगा सकता है और आकर्षण भी लगा सकता है। अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना डिफिनीशन। क्या मैंने बताया, ठीक है, ध्यान से सुनो। किसी आवेश की, ये जो आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान से सुनना परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य मतलब दूसरा आवेश, अन्य आवेश या दूसरा आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या दूसरा आवेश आकर क्या करता है, कौन से बल का अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण। अगर ये माइनस होता तो आकर्षण। आकर जितना बल का अनुभव करता है, जितना बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र मतलब यह क्षेत्र, वह क्षेत्र का मतलब क्या है, यह क्षेत्र इस आवेश का, कौन से आवेश का बेटा, इस Q1 आवेश का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा फिर से सुनो भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश मतलब दूसरा आवेश आएगा तभी तो बल का अनुभव करेगा, बाहर रहेगा थोड़ी करेगा, आता है, ठीक है ना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना बल का अनुभव करता है। अब यहाँ पे मैंने प्रतिकर्षण नहीं बोला, क्योंकि बेटा प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि उसका नेचर कैसा है। समान है तो बेटा प्रतिकर्षण, अलग अलग है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, मैंने क्या बताया, जितना बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र मतलब यह क्षेत्र इस आवेश का कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। डिफिनीशन सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं बेटा। अब हम बार बार बेटा प्रतिकर्षण आकर्षण ना बोल के बेटा यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल हम ये कहेंगे, अगर हम कहीं कह रहे हैं बेटा कि स्थिर वैद्युत बल काम कर रहा है, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए, या तो वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है या तो वो आकर्षण होगा। अब बार बार प्रतिकर्षण आकर्षण बोलना अच्छा नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, स्थिर वैद्युत बल यूज करेंगे। अब वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। अब इसकी परिभाषा कैसे बता सकते हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर जितना स्थिर वैद्युत बल का, अब स्थिर वैद्युत बल में ये भी आ जाएगा और ये भी, जितना स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया भाई, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जैसे सपोज करो आप कहीं ग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है। ये भाई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। आप भी हैं और आपके मित्र वगैरह भी हैं, ठीक है। तो आप ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ से आपके पापा, यहाँ पे आपके पापा हैं, ये आपके पापा हैं जो आपको देख रहे हैं,
तो ध्यान से सुनना, अगर आप 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, ठीक है ना, आपके पापा 1 किलोमीटर दूर आप खेल रहे हैं किसी ग्राउंड में, आपके पापा 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर देख रहे हैं, तो देख रहे हैं आप पापा को देख पा रहे हैं, पापा आपको देख पा रहे हैं, तो क्या हुआ, तो आपने देखा कोई ऐसी हरकतें करोगे जो जिससे आपको क्या करो बेटा मार खानी पड़े, आप कहोगे कोई ऐसी हरकतें नहीं करोगे क्योंकि पापा देख रहे हैं, फिर कोई हरकतें नहीं करो, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पापा तुम्हारे क्या है आराम से खड़े हैं और तुमको सिर्फ देख रहे हैं, तो तुम कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करोगे जिससे तुमको मार खानी पड़े। क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि बेटा तुम्हारे ऊपर एक बल का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा पापा खड़े हैं, पापा की जहाँ तक नज़र जा रही है, पापा की नज़र तुम्हारे तक भी जा रही है, तो पापा का एक क्षेत्र कायम हो गया, और पापा का एक क्षेत्र कायम हो गया तो तुम्हारे ऊपर क्या, पापा के क्षेत्र में तुम हो, तुम्हारे ऊपर एक क्या हो रहा है, बल का अनुभव हो रहा है। अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे ऊपर एक बल का अनुभव है। क्यों, क्योंकि बेटा उनके क्षेत्र में आप हो। ऐसे आवेश जब क्या था बेटा बाहर था, तब तो कोई अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आवेश यहाँ पे आया, ये इसके पापा हैं, ठीक है ना, ये कोई दूसरा था, जैसे इनके क्षेत्र में था बेटा, ये ग्राउंड में इनकी नज़र यहाँ तक थी, ठीक है ना, यहाँ तक नहीं जा रही थी, यहीं तक जा रही थी, अगर ये आवेश यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इनके ऊपर बल का अनुभव होने लगेगा। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि तो पापा की नज़र जहाँ तक जा रही है, अगर उनकी नज़रों में आप हो तो उनका जहाँ तक नज़र जा रहा है उनका एक क्षेत्र कायम हो गया, और उनके क्षेत्र में आप हो तो तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है, एक बल का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वहाँ पे अगर मैं वहाँ पे बात करूँ तो वो जो क्षेत्र है वो क्या हुआ, वहाँ पे भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की अगर समझना चाहें तो हम कह सकते हैं वो भी एक तरह का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो पापा तुम्हारे आवेश हो गए, एक पापा आवेश हो गए, एक तुम आवेश हो गए, तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, पापा का एक क्षेत्र हो गया, उनके क्षेत्र में आपको तुम्हारे ऊपर बल का अनुभव हो रहा है, तो तुम कोई हरकतें नहीं करोगे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये कोई मान लेते हैं पापा हैं, पापा का एक एरिया है, इनके एरिया के बाहर कोई है तो क्या होता है, तब तक वो बल का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता है, इनके क्षेत्र में आता है, तो इनके ऊपर क्या हो रहा था, बल का अनुभव होने लगता है। अब वही चीज़ बेटा तुम्हारे पापा 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर देख रहे थे तुमको, मान लो बगल में घर था, पापा क्या हो गए, घर के अंदर घुस गए, अब तुमको लगा रहे पापा नहीं देख रहे, पापा नहीं देख रहे, इसका मतलब पापा का क्षेत्र गया, पापा का क्षेत्र गया तो बल का अनुभव जो हो रहा था वो भी क्या गायब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को कि विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम कूलाम के नियम वगैरह पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।